बोल रहे थे? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। सबसे पहले कांस्टेंट क्या है वो देखो, कांस्टेंट्स विच हैविंग ए फिक्स वैल्यू, जिसका एक अपना फिक्स वैल्यू है, वो सब क्या हो गया? कांस्टेंट। जितना भी रियल नंबर है, जितना भी रियल नंबर हम लोग जानते हैं, वो सबका वैल्यू क्या है? फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता। जैसे मान लो कि अगर हम कहते हैं कि 2, तो 2 जो है वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में रहेगा, उसका वैल्यू 2 ही रहेगा, उसका वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। -5, 7/3 ये सब जो है कांस्टेंट नंबर है। ये सब हो गया जो भी रियल नंबर है, ऑल रियल नंबर्स, ये सब क्या हो गया हमारा? कांस्टेंट। अब वेरिएबल क्या है वो सब? वेरिएबल्स में आ गया हमारा ऐसा वैल्यू, है ना, जिसका जो वैल्यू है वो वैरी करे, है ना। एक जगह उसका वैल्यू 5 आ जाए, किसी जगह उसका वैल्यू 7 आ जाए, किसी जगह माइनस में आ जाए, किसी जगह प्लस में आ जाए, है ना, वो वैरी करे क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये कर। तो कभी भी हम नंबर यूज कर लेंगे अगर, है ना, रियल मान लो इसमें अगर हम नंबर यूज करते हैं 2, 3, -1, 2/3, 1/5, तो इसका वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इसका हम लोग वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए वेरिएबल्स में हमको यूज करते हैं जितना भी हमारा अल्फाबेट है उसको जगह देते हैं उसमें, ठीक है। मान लो कहीं पे ए यूज किए, बी यूज किए, एक्स, वाई, जेड, है ना, पी, क्यू, आर, ये सब यूज होगा, ठीक है। वेरिएबल के जगह हमारा ये सब यूज होगा, क्योंकि इसका वैल्यू जो है फिक्स नहीं रहेगा। इसका वैल्यू कभी देखोगे किसी कंडीशन में 5 ले सकते हैं, किसी कंडीशन में 6 ले सकते हैं, है ना। इसका वैल्यू चेंज करते रहेगा। तो जहां भी वैल्यू चेंज कर सकता है, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, उसको जगह पर हम क्या मानेंगे? वेरिएबल लेंगे। और वेरिएबल मीन्स ABCD XYZ जो भी है हमारा वेरिएबल हो गया। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे मान लो कि एक कोई नंबर उठा लो 2 और उसके साथ कॉम्बिनेशन में ले आओ x, 2x, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है, ठीक है। और बढ़ा सकते हैं, मान लो कि 2/3 y - 5, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। तो इस तरह से जो है कॉम्बिनेशन बनाते जाओ, माइनस रखो, -y² + 2, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। तो ये सारा जो है कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन जो है, और उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस आएगा, तो ये सारा क्या कहलाएगा? हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये समझ में आ गया हो तो फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को समझना आसान है। क्लियर है ये यहाँ तक, है ना। अब जरा आओ इसमें, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बस इतना ही रहने देते। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फिर तुम जाओगे तो पॉलिनोमियल बोलते हैं, है ना। एक खास तरह का एक्सप्रेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले इक्वेशन क्या होता है उसको समझना जरूरी है। क्या होता है इक्वेशन? व्हाट इज ए इक्वेशन, है ना। एक इक्वेशन होता है कोई दो आइडेंटिटी को कंपेयर किया जाता है विद द साइन ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी के साइन के साथ में जब हम लोग कोई दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं तो क्या कहलाता है? हमारा इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेंगे उसका पावर क्या होगा? 1 होगा, है ना। पावर 2, पावर 3 वाला, जैसे मान लो कि x² + 5, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन में नहीं आएगा, है ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे पावर 1 की जगह 2 है। लीनियर इक्वेशन मैक्सिमम पावर क्या होगा? 1 होगा। जैसे कि x + 3 y - 4, ये सब हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। तो इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है उसमें क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ना है।
बात समझ में आया? यहाँ पर पावर वाला इस चैप्टर में नहीं देखेंगे। अब जैसा कि हम डेफिनेशन बता रहे थे, लीनियर इक्वेशन जो हो गया हमारा, इक्वेशन हो गया इक्वालिटी साइन के साथ में कंपेयर। अब जैसे मान लो कि एक इधर है, मान लो 3 + x, इसको कम, अच्छा आगे फिर वन वेरिएबल तो बहुत सारा हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज होगा। x वेरिएबल पकड़े तो x ही यूज होगा, y पकड़े तो y ही यूज होगा। ये नहीं कि एक ही इक्वेशन में एक जगह x एक जगह y, वो फिर 2 वेरिएबल इक्वेशन में जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे जैसे मान लो कि 3 + x है = 5x, ऐसा मान लो कोई कंडीशन बनता है, तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। बात समझ में आया? तो इस चैप्टर में हम इसी को पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये बेसिकली ऐसा लिखा रहता है AB AX + B = 0। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है हमारा? x, और उसके साथ जो मल्टीप्लाई है वो क्या है? a। ये क्या हो गया हमारा? कोफिशिएंट ऑफ x, ये हो गया a, और b क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में टर्म है ये क्या कहलाएगा? हमारा कोफिशिएंट। ठीक है, इसे मान लो कि ऐसा एक इक्वेशन है -2x + 3 = 0, है ना? ऐसा कंडीशन। तो यहाँ पे जो -2 क्या हो गया हमारा? x का कोफिशिएंट हो गया, है ना? ये कांस्टेंट है, a और b दोनों कांस्टेंट है, लेकिन a जो है x के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ क्या कहलाएगा? x कहलाएगा। तो ये हो गया -2 और +3 = 0। ये एक इक्वेशन हो गया हमारा, है ना? अब ये लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल, तो इसको करेंगे क्या? तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जब रहेगा तो उसमें क्वेश्चन एक ही रहेगा कि जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालो। जो वेरिएबल है उसका वो वैल्यू निकालो जिससे वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए मतलब कि हमारा जो इक्वालिटी का साइन है वो सेटिस्फाई कब होगा? x का कौन सा वैल्यू के लिए वो इक्वालिटी का साइन जो है सेटिस्फाई हो जाए। ऐसा कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सीखेंगे। समझ में आ रहा? अब जैसे मान लो एक और इक्वेशन मान लो कि 5x = 10 दिया हुआ, ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो x का किस वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ये इक्वेशन चेक हो जाए, ये इक्वेशन इक्वल हो जाए, है ना? नहीं तो ये इक्वेशन वेरीफाइड नहीं हो पाएगा। x का वैल्यू मान लो रखते हैं हम लोग 1, x के जगह तो कोई भी वैल्यू आ सकता है। 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 1 = 10, यानी 5 = 10। देखो तो ये वेरीफाई हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, इक्वल टू ही नहीं हुआ, जबकि इक्वल टू हमको दिया हुआ है। यानी कि x का वही वैल्यू रखना है जिसके लिए LHS RHS दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अब इसको सॉल्व करने का कुछ तरीका है, यहाँ पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करने का तरीका। तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर मान लो 2 रखते हैं तो क्या हो जाता है? 5 × 2 = 10, यानी कि 10 = 10। यहाँ पे जो है for x = 2, तो x = 2 यहाँ पे क्या हो गया? इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या निकल गया? सॉल्यूशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोलेगा क्या निकलेगा? 2। तो यानी कि किसी भी वेरिएबल का वेरिएबल कितना होगा हमारा? जब भी होगा 1 वेरिएबल होगा। तो हमको यहाँ पे इस चैप्टर में जितना भी तुम्हारा लीनियर इक्वेशन आएगा उसमें जो भी वेरिएबल रहेगा x, y, z, p, q, r जो भी रहेगा उसका वैल्यू निकालना होगा, उसका वो वैल्यू निकालना होगा जिसके लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई मतलब वो इक्वालिटी का साइन जो है वो वेरीफाई हो जाए। ठीक है, तो यहाँ क्लियर है। अब कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोसेस है बहुत सारा इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका तो देखते हैं। मान लो कि एग्जांपल के तौर पे simplified
एक इक्वेशन जो होगा उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं या सॉल्व करेंगे, कैसे कर सकते हैं वो करेंगे। तो पहला रूल, इसके लिए कुछ रूल, ठीक है, तो अलग अलग रूल है। मान लो कि यहाँ पे फर्स्ट रूल मान लो, बाय एडिंग द सेम नंबर बोथ साइड, एडिंग द सेम नंबर अब मान लो दिया हुआ हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है x - 2 = 5 इक्वेशन है, इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व? अब कोई भी इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़े हैं, इक्वेशन के अगर हम दोनों साइड कुछ सेम नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें वो इक्वल ही रहेगा। कोई चीज इक्वल दिया हुआ है मान लो, तो दोनों साइड में, है ना, मान लो कि एक तराजू है, ठीक है, तराजू बैलेंस है, इक्वल है दोनों साइड पहले से। अब दोनों साइड में सेम अमाउंट रख, फिर भी क्या होगा, दोनों साइड से सेम अमाउंट निकाल दो, फिर भी क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। इसी तरह से इक्वेशन को समझो, ये इक्वेशन बैलेंस दिया हुआ इक्वल है। अब यहाँ पे लिखा हुआ पहला सॉल्व करने का तरीका, एडिंग द सेम नंबर बोथ साइड। यहाँ पे हमको वैल्यू किसका चाहिए, x का। हमको क्या ऐड करना है उसका आइडिया भी कैसे लगाएंगे उसको। x के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, -2 है, -2 को हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको सिंप्लीफाई करने का मतलब या सॉल्व करने का मतलब क्या है, x का वैल्यू पता करना। तो यहाँ पे x का वैल्यू पता करने के लिए क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। कितना ऐड कर देते हैं, ऐड टू बोथ साइड। अगर हम दो को दोनों साइड ऐड करते हैं तो हमारा ये जो -2 क्या हो जाएगा, इस साइड से हट जाएगा। देखो कैसे, x - 2 और इधर क्या है 5 है। इधर हम लोग क्या ऐड करते हैं 2, उधर भी ऐड होगा 2। जब भी ऐसा काम करेंगे तो यहाँ पे मेंशन करेंगे ऐड टू बोथ साइड। अब दो ऐड होगा तो ये जो है -2 और +2 आपस में घट के क्या हो गया 0, बचा क्या हमारा सिर्फ x, क्या बचा x, और इधर क्या बच गया हमारा 7। ये हो गया हमारा आंसर। कहीं कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल सेम आएगा, है ना, उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे। दूसरा है कि ये बहुत बेसिक था, ठीक है ना, ये पहला हो एडिशन। दूसरा हमारा होगा बाय सब्ट्रैक्शन, बोथ साइड। फिर आएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कहाँ करेंगे, जहां जो है हम मान लो कि हमारा दिया रहेगा x + 5 = 15, ठीक, इसमें क्या जोड़ा जाए 15 आएगा। तो वहां पे इस 5 को एलिमिनेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। वो अलग मेथड, अभी हम जो मेथड पढ़ा रहे हैं वो बेसिक मेथड है ना। मेथड बहुत सारा मेथड होता है सॉल्व करने का। अभी हम बता रहे हैं कि बाय एडिंग, बाय सब्ट्रैक्टिंग, बाय मल्टीप्लिकेशन और बाय डिवीजन बोथ साइड। एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसके दोनों साइड में कुछ जोड़ के, कुछ घटा करके, दोनों साइड में सेम नंबर मल्टीप्लाई करके और सेम नंबर डिवाइड करके इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चूंकि प्लस है, एलिमिनेट करना, हटाना है, यहाँ पे प्लस को। पिछला क्वेश्चन जो था, यहाँ पे देखो क्वेश्चन देख के आइडिया समझ में आया क्या करना। यहाँ पे चूंकि जो था वो माइनस में था,
तो यहाँ पे आपको उतना ही अमाउंट प्लस करना पड़ा x को हटाने के लिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें प्लस में है यानी कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कितना से, 5। लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट 5 बोथ साइड। मामला क्लियर होगा, है ना। तो x प्लस 5 माइनस 5 इक्वल टू 15 माइनस 5 होगा, यानी ये 5 गया, बचा क्या, x इक्वल टू 10 आ गया आंसर। x का वैल्यू क्या आ गया, 10 है। उसी तरह से तीसरा देखो, y मल्टीप्लाइंग जरा देखना, है ना, बोथ साइड मल्टीप्लाई करके कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मान लो x/3 इक्वल टू दिया हुआ है 12, ठीक है ना। तो x/3 दिया हुआ है 12, तो क्वेश्चन को जरा फिर से पीछे से जाकर देखो और अच्छे से समझो। यहाँ x के साथ माइनस में था तो क्या किए, ऐड किए। यहाँ x के साथ प्लस में था तो क्या किए, माइनस किए। या x के साथ जो हमारा कांस्टेंट वो किसमें है, डिवाइड में है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 3 बोथ साइड। इसका आइडिया भी यहीं से लगेगा, है ना। x को कौन डिवाइड कर रहा है, 3, तो x हमारा हो जाएगा x/3 इंटू 3 इक्वल टू 12 इंटू 3 बोथ साइड करके। अब यहाँ नीचे वाला x और ये x काट के बचता है क्या हमारा, x इक्वल टू 30 आ गया आंसर। समझ में आया। अब चौथा केस, यहाँ पे क्या करेंगे, बाय डिवाइड, मल्टीप्लाइंग को अभी किया, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड, ठीक है। मान लो कि हमको दिया हुआ है 5y इक्वल टू 20, बहुत एक्स हो रहा था अभी y का, है ना। तो यहाँ पे जो है, जो दिया हुआ हमारा इक्वेशन है उसमें y के साथ मल्टीप्लाई में क्या 5, हमको सिर्फ वैल्यू चाहिए y का। तो जब मल्टीप्लाई में रहे रिलेशन में y के साथ तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हमेशा देखना कि ये जो y है यानी कि जो वेरिएबल है उसके साथ जो कांस्टेंट है वो किस रिलेशन में, एडिशन में के रिलेशन में, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितना एडिशन में। अगर सब्ट्रैक्शन के रिलेशन में है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, जितना उसके साथ रिलेशन में है। मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में, तो जितना डिवाइड को उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो जितना मल्टीप्लाई के रिलेशन में उतना को ही डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, बाय डिवाइडिंग 5 बोथ साइड, दोनों तरफ से 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, 5 कट गया, यहाँ 20 कट गया, 5 से 4 बार मिले। y इक्वल टू क्या आ गया हमारा, y इक्वल टू आ गया। तो अभी तक जो एग्जांपल समझाए वो बहुत बेसिक समझाए। एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, एक बार मल्टीप्लाई करना है। अब ऐसा हो सकता है इक्वेशन, अब इक्वेशन थोड़ा इतना सिंपल इक्वेशन रहेगा नहीं, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। हो सकता है एक ही इक्वेशन में स्टेप बाय स्टेप हमको पहले मल्टीप्लाई करना पड़े, नहीं पहले हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़े या ऐड करना पड़े, अब बाद में मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़े, है ना। तो कैसे करेंगे, ऐसा प्रॉब्लम आएगा। देखो जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 2 इक्वल टू
ये हमारे इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि जो हमारा वेरिएबल टर्म उसके साथ में क्या कुछ है और उसके रिलेशन में क्या क्या मौजूद है। ये वेरिएबल टर्म के डायरेक्ट मल्टीप्लाई में क्या है 3, यानी x का कोएफिशिएंट क्या है 3, और उसके बाद क्या है -2 है ना, 3 के साथ मल्टीप्लाई के बाद क्या -2। तो जब भी ऐसा रहेगा तो सबसे पहले इक्वेशन में हमको काम करना पड़ेगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन का। पहले हमेशा जब भी इक्वेशन इस तरह से रहेगा कॉम्प्लेक्स, तो पहले हम देखेंगे कि एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद ही आएगा। पहला काम किसका खत्म करेंगे? एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। कुछ केस में जब डिवाइड में रहेगा तो हो सकता है डिवाइड में पहले करा, वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे जो है पहला किसको एलिमिनेट करेंगे? -2 को। तो क्या करेंगे? ऐड टू बोथ साइड, यानी कि 3x - 2 + 2 = 13 + 2। देखिए यहाँ पे ये -2 ये +2 गया तो क्या बचा? 3x = 15। अब हमारा सिंपलेस्ट टर्म में थोड़ा सा आ गया है। अब यहाँ पे चूंकि x के साथ में एक ही रिलेशन बस मौजूद है मल्टीप्लाई वाला, तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कितना से? 3 से। तो लिख देंगे आगे फिर दूसरा डिवाइड बाय 3 बोथ साइड। तो 3x डिवाइडेड बाय 3, इधर 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 कैंसिल, 3 से 15 कैंसिल, 5 x = क्या आ गया? क्लियर है? दूसरा रूल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्या? रूल ऑफ दिया हुआ है हमारा 3y + 7 = 1। ठीक, ऐसा एक इक्वेशन हमको दिया हुआ है 3y + 7 = 1। अब इसमें हम क्या करेंगे? क्या लिखा हुआ है? रूल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हो गया? बेसिकली हम लाइफ में ट्रांसपोर्टेशन का क्या समझते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाना, या तो खुद जाएंगे या सामान को पहुंचा देते हैं, क्या बोलते हैं? इसको ट्रांसपोर्ट कर दिए, बेच दिए, है ना। इसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो हाँ भाई आपका सामान आपका ट्रांसपोर्ट में लग गया, मतलब दूसरे जगह के लिए डिस्पैच होने के लिए चला गया। तो यहाँ भी है रूल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ किसको ट्रांसपोर्ट करेंगे? अपना घर वाला फ्रिज या कूलर को, लेटर को नहीं, यहाँ किसको ट्रांसपोर्ट करेंगे? नंबर को, है ना। किस नंबर को? जो भी वेरिएबल के साथ में जुड़ा हुआ है उसको हटाएंगे, है ना। निकलो घर से, मेरा वैल्यू चाहिए, अभी सिर्फ हमको वैल्यू मिले। तो अकेले रहेगा तब वैल्यू निकलेगा, ग्रुप में रहेगा वैल्यू मिलता है नहीं मिलता है। ग्रुप में वैल्यू थोड़ा जिसको वैल्यू चाहिए होता है लाइफ में, वो अकेले थोड़ा दूर रहो, अकेले रहेंगे। तो यहाँ पे देखो y का वैल्यू निकालना है ना। तो हमको इसके साथ जो है लटका हुआ है, तो सबको धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट करेंगे, है ना। ट्रांसपोर्ट का रूल है, क्या रूल है कि अगर इक्वल टू साइन है और इधर से हम लोग कोई चीज ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इधर, तो जो जिस चीज को हमको ट्रांसपोर्ट करना है, जरा ध्यान से सुनना बात को। हमको जिस चीज को ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर है ax + b है और यहाँ से हमको b को ट्रांसपोर्ट करना है, सबसे पहले किसको पहले ट्रांसपोर्ट करेंगे ये बात समझो। जो भी वेरिएबल के साथ में एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होगा, अगर डायरेक्ट, अगर नीचे कुछ होल डिवाइडेड बाय नहीं है तो होल डिवाइडेड बाय के केस में बात बदल जाएगा, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे।
यहाँ पे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वो वैरी करेगा, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखना, माइंड में फ्लो क्लियर हो जाना चाहिए कैसे निकाला जाए। तो ax प्लस बी है, ठीक, तो यहाँ पे x के साथ में जो a है उसको भी हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, लेकिन पहले किसको करेंगे, b को। और ये जो b जो है हमारा, ये जो बचा हुआ है इसके साथ में क्या किसके रिलेशन में, प्लस के। तो हमेशा ये देखना जिसको हम ट्रांसपोर्ट करने जा रहे हैं वो बाकी बचा हुआ के साथ क्या उसका रिलेशन क्या है, ठीक है। तो b को ट्रांसपोर्ट करने जा रहे हैं तो बाकी के साथ उसका रिलेशन प्लस का है, ये b उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस b, यानी कि जो हमारा x है उसके साथ b का रिलेशन प्लस का था तो उधर गया तो माइनस हो जाएगा। समझ में आया बात। अब x के साथ में क्या लटका हुआ है, a का ट्रांसपोर्ट करने जा रहे हैं तो a का x के साथ क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। तो a जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, किसके साथ डिवाइड हो जाएगा, जो कुछ भी वहां मौजूद है उस सब के साथ में डिवाइड कर रिलेशन हो जाएगा। अभी सिर्फ माइनस बी है तो सिर्फ माइनस बी के साथ में डिवाइड कर जाएगा, यानी कि x इक्वल टू माइनस बी पहले से है उसके साथ में ये डिवाइड में चला गया तो बाय, ये यही रूल है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का। समझ में आ रहा बात, दिस इज द रूल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और यही सबसे आसानी से सॉल्व होगा, ठीक। क्वेश्चन दर क्वेश्चन इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, आगे फ्रैक्शनल इक्वेशन भी देखेंगे, फ्रैक्शन में रहेगा तब ये सब बहुत उपयोगी होगा, लेकिन रूल यही रहेगा, रूल यही रहेगा, कंफ्यूज मत होना। आगे क्वेश्चन लेंगे तब उसको क्लियर करेंगे और अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे जो है रूल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले किसको हटाएंगे, निकल, है ना, 3y इधर ही रह गया, 7 उधर गया, तो 7 इसके साथ में 3y के साथ क्या रिलेशन में था, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -7। अब इधर क्या बचा, 3y, इधर 1 में से 7 चला गया, -6। अब हमको चाहिए y का वैल्यू, अब क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे, 3 को, वो भी निकल, है ना। ये था किसके रिलेशन में, मल्टीप्लाई का, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी -6 डिवाइडेड बाय 3, है ना। तो -6 को 3 से डिवाइड कर दो, कट गया 2 बार में, क्या गया हमारा माइनस। अब आगे ऐसा भी दे सकता है कि जो हमारा वैल्यू आया उसको चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए, है ना। लिख देगा सॉल्व द इक्वेशन, सिंप्लीफाई द इक्वेशन एंड वेरीफाई योर रिजल्ट और चेक योर रिजल्ट। जब ऐसा लिख देगा कि चेक ऑब्लिक वेरीफाई, क्या करेंगे, हम जो वैल्यू आया उसको इक्वेशन में रख के देखेंगे, y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन क्या था हमारा 3, उसमें y का वैल्यू -2 पुट करें, प्लस 7 इक्वल टू 1, 3 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -6 प्लस 7 इक्वल टू 1। इसमें हम लोग इधर उधर कुछ भेजेंगे नहीं, सिर्फ चेक कर रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा -6 प्लस 7 क्या हो जाएगा, +1 इक्वल टू 1। तो आ गया, दोनों तरफ बराबर हो गया 1 1। जब ये LHS और RHS, LHS इक्वल टू RHS हो जाए, इसका मतलब कि हमारा इक्वेशन वेरीफाई हो गया, जो वैल्यू जो हमारा है वो सही है ना। यही हो गया, चेक और वेरीफाई और रिजल्ट रहेगा, यही प्रोसेस करें। जो वैल्यू आएगा उसको पुट करेंगे और उसके बाद जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो करेंगे और इधर उधर भेजेंगे नहीं कुछ, ठीक है। हमको सिर्फ चेक करना। और LHS क्या होता है, RHS क्या होता है, ये पता है। जो भी इक्वेशन लिखे रहेगा, इक्वेशन का मतलब ये है कि वह इक्वालिटी का साइन होगा ही होगा, बिना इक्वालिटी का साइन का कोई इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना, बिना इक्वालिटी का साइन का इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक्सप्रेशन हो सकता है ना। मान लो कि यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन लिख दिए 3x, ये एक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है। लेकिन यही 3x इक्वल टू 0 कर दिए या 3x इक्वल टू मान लो 6 कर दिए, तो ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। इक्वेशन में ये इक्वालिटी का साइन मस्ट है, वो होना ही है, नहीं तो वो इक्वेशन ही नहीं कर रहा है। समझ में आ गया बात।
अब कुछ और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम थोड़ा करते हैं, लेकिन ये रूल क्लियर हो जाएगा तो यहाँ से आगे, पहले भी हो सकता है 7th क्लास में प्रॉब्लम पढ़े हो गई, यहाँ से आगे जो है इसको तुम अपना अस्त्र बना लो, है ना। अभी जो टूल में तुम्हारा टूल बॉक्स में ऐड हो गया है, जैसे भारतीय सेना के जो मिसाइल है, जो उसका रक्षा ही है, उसमें अग्नि 5 मिसाइल ऐड हो गया, ब्रह्मोस ऐड होते रहता है ना हर साल, T-90 टैंक ऐड हो गया, तो रफाल आ गया। वैसे तुम्हारा जो इक्विपमेंट है ना, तुम्हारा इक्विपमेंट है, सेना में अभी तुम लड़ने तो नहीं जा रहे, तुमको इंसास और AK-47 चाहिए, तो तुम्हारा जो टूल बॉक्स है उसमें ऐड हो रहा है ये सब, है ना। हर जगह हर एक क्लास में काम आते रहेगा, यहाँ से तुम छोड़ कर कभी नहीं पढ़ पाओगे। टूल को एकदम साथ में रखना है, साथ में मतलब यहाँ कॉपी में रखना है, बुक में, कॉपी में नहीं। कॉपी किताब में सब कुछ मौजूद रहता है, मजा तब है जबकि वो हर समय यहाँ है ना। ठीक है, अब देखो हम जानेंगे दूसरा प्रॉब्लम को देखेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लेते हैं। फ्रैक्शनल सीधी सी बात है, नाम से ही पता है कि अगर इक्वेशन किस फॉर्म में हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, तो वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शनल इक्वेशन कहलाएगा। अब जैसे मान लो कि एक इक्वेशन है तुम्हारा 3x + 2y 4x + 11 इक्वल टू 2 है, इक्वल टू 4/7। अब यहाँ से रियल क्वेश्चन शुरू हो रहा है ना, एकदम वाला। रूल पता है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन का ही जो रूल है वही लगाएंगे। तो अब अभी तक जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें वेरिएबल एक ही जगह होता है ना, यहाँ पे वेरिएबल देखो ऊपर भी नीचे भी, तो हम वही रूल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को लगा के एक बार इसको उधर भेजेंगे, उसको उधर भेजेंगे। बाद में हमारा मोटो यही रहेगा कि सिर्फ x वाला एक साथ आ जाए और बाकी सारा नंबर वाला दूसरे तरफ चल जाएगा, लेकिन बीच में कहीं भी इधर से उधर भेजने में, ट्रांसपोर्ट करने में रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन का जो रूल है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, रूल इंपॉर्टेंट है ना। हमको मान लो तुमको रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म जाना है या वहां से यहाँ आना है, तो रूल यही है ना कि स्टेयर से ले प्रॉपरली जाए, है ना। जाएंगे नीचे रेलवे ट्रैक से कूदने का प्रयास करेंगे, घटना घट जाएगा, है ना। एक आध बार सेफली पास कर सकते हो, अगर रूल उसमें भी रूल अगर ब्रेक नहीं हो रहा हो तो, नहीं तो ज्यादातर चांस है कि घटना घटेगा। तो जो रूल है रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको ये सॉल्व करना है, क्या रूल अपनाएंगे, आप कैसे किसको भेजेंगे। तो सबसे पहला जब इस तरह का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में है ये जो पूरा डिनोमिनेटर में एक साइड वाला डिनोमिनेटर को दूसरे साइड भेज देंगे और दूसरे साइड वाला डिनोमिनेटर को इधर ले देंगे। समझ में आ रहा बात? क्यों करेंगे ऐसा होगी। सबसे पहले हमको फ्रैक्शन से इसको हटा के लीनियर बनाना है, एक लाइन में बनाना है ना। फ्रैक्शन से पहले इसको क्या करना है, हटाना है, ठीक है। फ्रैक्शन से एक ही साथ में हटेगा, इधर वाला जो 7 है वो इधर 3x + 2। अब देखो एक साथ अभी तक एक ही टर्म इधर उधर भेज रहे हैं, अब एक साथ 2 इधर उधर हो सकता है, क्योंकि झूठ मूठ का एक लाइन और ज्यादा लिखना पड़ेगा। क्या हो सकता है, यहाँ पे 7 हमारा जो इधर 7 इधर जो बचा हुआ उसके साथ किस रिलेशन में, 7 यहाँ है और इसके और क्या है इधर 4 है, तो 4 और 7 के बीच का रिलेशन 7 4 के साथ डिवाइड के रिलेशन में, इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर 4 बचा। अब ये 4x + 1 जो है 4x + 1। अच्छा अब यहाँ देख ध्यान देना, यहाँ पे सिर्फ तुम चाहो कि 11 को उधर भेज दे, संभव नहीं है, ये जाएगा तो पूरा का पूरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4x + 11 पूरा जाएगा एक साथ, तो यहाँ पे 4x + 11
क्योंकि यहाँ 4x प्लस 1 जो ऊपर है उसके साथ किस रिलेशन में, डिवाइड में, तो इधर आया तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ गए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट हमारा ध्यान से सुन लो, टाइम दे देगा। तो ये जो है मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई का भी ये रूल है कुछ ब्रैकेट में। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, ये 7 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 7 एक बार मल्टीप्लाई का ये रूल है ना। कौन सा प्रॉपर्टी के, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यहाँ पे एडिशन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जो है ये 7 मल्टीप्लाई होगा 3x से पहले, तो एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई पता क्या होता है, यहाँ पे x एज इट इज रह जाएगा, सिर्फ 7 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 21x। जहाँ कहीं भी तुम्हारा मल्टीप्लाई होता है एक्सप्रेशन का, तो वहाँ पे जो है नंबर वाला पार्ट नंबर से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ 7 मल्टीप्लाई होगा सिर्फ 3 से, x एज इट इज रह जाएगा, तो क्या हो गया 21x, और ये 7 इंटू बीच में साइन क्या है प्लस, 7 इंटू 2 क्या हो गया 14। समझ में आया। सेम प्रोसेस इधर होगा, 4 एक बार मल्टीप्लाई होगा 4x से, और दूसरे बार मल्टीप्लाई होगा 11 से। 4 4x से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो गया, और प्लस 11 इंटू 4 40। चलो अब यहाँ पे आ गया बात एक लाइन में, थोड़ा सरल हुआ। अब यहाँ पे आगे स्टेप क्या करेंगे, अब हम हमारे पास जब ऑप्शन है मौजूद, तो अब ये x वाला को एक साथ लाएंगे, क्योंकि हमारा मोटो शुरू से यही है कि x का वैल्यू निकालें। तो धीरे धीरे करके जगह बनाएंगे, और अब x वाला को एक साथ लेके आएंगे। ये x 16x है, इसको इधर लेके आएंगे, और ये जो 14 जो है इसके साथ उसको उधर भेज देंगे। यहाँ पे 21x है, और ये 16x जब इधर आ रहा है, इधर बचा हुआ क्या है 44, उसके साथ उसका रिलेशन क्या है, प्लस का है, एडिशन का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -16x। उधर क्या बचा 44, इधर से उधर क्या जा रहा है 14 जा रहा है, प्लस 14, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -14। 21x में से 16x चला जाएगा। आप जो है लाइक एक्सप्रेशन पढ़े हो ना, है ना। यहाँ पे x 21x 16x है, ये दोनों लाइक टर्म है। क्या टर्म है, लाइक टर्म है। जिस लाइक टर्म क्या होता है एक बार समझा देते हैं। लाइक टर्म जिस किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल पार्ट एज सेम, कंप्लीटली सेम हो, पूर्ण रूप से सेम, वो क्या कहलाएगा लाइक टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो 3x 5y 7x -2y 8z 6m, ऐसा है। ये यहाँ पे ये बहुत सारा टर्म लिखे हैं। अब इसमें लाइक टर्म कौन कौन है, 3x है, इसका लाइक टर्म कौन हो सकता है 7x। क्यों, क्योंकि अभी मान लो कि एक और इधर मान लो 3x स्क्वायर, ये 3x का लाइक टर्म का पेयर बनाने का कह दिया है, तो 3x और 7x, 3x स्क्वायर होगा क्या लाइक टर्म, नहीं होगा। ये 3x स्क्वायर है, ये लाइक टर्म नहीं होगा, सिर्फ ये दोनों लाइक टर्म होगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारा जो है वेरिएबल पार्ट वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। यानी यहाँ पे x है तो यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ x होना चाहिए, तभी वो लाइक टर्म है। थोड़ा सा भी अंतर आया, इसके पावर 2 आ गया 3 आ गया, वो लाइक टर्म नहीं रहे। हाँ, इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो अलग अलग हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और सिर्फ ऐसे ही टर्म को आपस में जोड़ा जा सकता है जो लाइक टर्म हो, या घटाया जा सकता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन of algebraic expression is only possible with like term. like term के साथ ही उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, लाइक में नहीं होगा।
अब यहाँ पे देखो 5y का कोई लाइक टर्म है, यहाँ 5y और माइनस 5y और माइनस 2y भी आपस में क्या है, लाइक है। ये दोनों भी आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन हम लोग जो है अनलाइक टर्म का भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है अनलाइक टर्म का भी आपस में हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे हो सकता है, जैसे 3x + 7x जो है ये आपस में हो सकता है 10x, है ना। 5y + 2y + -2y क्या हो जाएगा, 5 - 2 यानी कि 3y हो जाएगा। अब देखो यही दोनों मान लो 3x × 5y, अब ये दोनों तो लाइक टर्म है, लेकिन मल्टीप्लाई हो सकता है। कैसे हो सकता है, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट रहता है। यहाँ पे 3 × 5 क्या हो गया 15, और x और y, x और y ये हो गया हमारा, दोनों लिखा जाएगा। हाँ, जब मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो जो एक दूसरे में कॉमन होगा वो कट जाएगा, और जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारा जो है दोनों लिखा जाएगा, अलग अलग जो दोनों रहेगा उसमें लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो कि 3x × 5xy रहता तब क्या होता, तब 3 × 5 15, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x मल्टीप्लाई क्या होता है, नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, x स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पे फिर ये y ये होता है। समझा ना, आगे और डिटेल में जाएंगे, अभी थोड़ा सा इसका पार्ट समझ लेना जरूरी है कि कहीं कहीं यूज में आ सकता है। मल्टीप्लाई या डिवाइड यूज में नहीं आएगा भी तो सेम टर्म का आ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा आइडिया कि लाइक टर्म भी आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म का ही होता है। अब देखो यहाँ से 21x में से 16x चला गया, कितना बचेगा 5x, ठीक है। x में से x घट के 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ये भूल नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरल पार्ट से न्यूमेरल पार्ट घटा, है ना। 21 में से 16 गया, 5 बचा, x में से x घट के 0 हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इधर हो गया 5x, इधर 44 में से 14 चला गया, क्या बचा हमारा 30। अब देखो लगभग x अकेला होने लगा, है ना। यहाँ इतना कॉम्प्लिकेटेड था, इतना के साथ में जुड़ा हुआ था, धीरे धीरे अपना रिलेशन तोड़ रहा है ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा, अध्यात्म की तरफ। पूरा परिवार में उलझा हुआ था, अब कहाँ जा रहा हूँ, गौतम बुद्ध बनने जा रहा है ना। परिवार में फिर भी रहेगा, घूमेगा, लेकिन आप अकेला घूमेगा, ठीक है। यहाँ से आप x = 5 को उधर भेजेंगे, यहाँ 30/5 घटा 6 बार में आ गया, सही हमारा आंसर, ठीक है। नहीं सॉल्व करने सीख गए, तो अभी तक समझ में आ गया। और एक आध एग्जाम्पल ले, और एक इस चैप्टर में जितना टाइप का इक्वेशन आएगा तो एक को सॉल्व कर देते हैं, लगभग क्लियर हो जाएगा। ये क्या था, सॉल्विंग इक्वेशन इन फ्रैक्शन में। अब एक और टाइप रहेगा हमारा, मान लो कि ऐसा कि यहाँ पे तो एक ही फ्रैक्शन था p/2 में, अब मान लो ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि क्या क्वेश्चन, 3y/4 प्लस x/6 y/6 = 22। अब जरा देखो ऐसा इक्वेशन रहेगा, कैसे सॉल्व करेंगे। क्या ये इक्वेशन पिछला जो इक्वेशन उससे अलग है, अलग है। यहाँ पे देखो इक्वेशन का जो पूरा डिवाइड जो एक ही है ना, एक ही बार में डिवाइड किया हुआ, टोटल जो भी है ऊपर नीचे है। यहाँ पे क्या है हमारा अलग अलग है टर्म, यहाँ पे ये अलग है और ये अलग है, बीच में प्लस का साइन जरूर है, लेकिन फिर भी ये और ये सेपरेट है।
तो ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? तो सबसे पहले जब जहाँ भी ऐसा प्रॉब्लम आए, हम पहले उसका एक डिनोमिनेटर में लाएंगे, या तो अलग अलग डिनोमिनेटर है बना हुआ, उसको एक डिनोमिनेटर में कैसे संभव? एलसीएम से, एडिशन, एलसीएम का एलसीएम, एलसीएम से एडिशन करेंगे, है ना? या 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया? 24, है ना? रूल वही रहेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हम लोग फ्रैक्शन करते हैं वही रूल यहाँ भी रहेगा, 24। अब 4 का टेबल में 24 कितना बार में आ गया? 6 बार में। हाँ, 24 क्यों होगा इसका एलसीएम? 12 होगा, 12 होगा ना। लिस्ट कॉमन फैक्टर तो 4 और 6 का 12 ही है ना? तो 4 का टेबल में 12 कितना बार में? 3 बार में। 3 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? ऊपर 3y है, 3y में जाकर मल्टीप्लाई हो गया क्या? 3, और यहाँ पे पहले से क्या है? y, 6 पूजा 12, यानी ऊपर में क्या मल्टीप्लाई होगा? इधर 22 एज इट इज रहेगा, है ना? जब इक्वेशन सॉल्व करोगे तो तुम कई बार ऐसा आएगा कि एक साइड में तुम्हारा कुछ स्टेप तक कुछ भी नहीं करना है, जैसे यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, वो इसको जैसे है वैसे ही नीचे उतारते हैं। बीच में छोड़ भी नहीं देना, इन्हें की एक लाइन छोड़ दिया फिर दूसरा लाइन में नीचे 22 लिख दिए, यहीं पे गलत हो गया। मैथ में प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करना है करेंगे तो हम एक एक स्टेप जो है उसको फॉलो करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। आंसर फोकस नहीं है हमारा, आंसर खुद ब खुद आएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट है रास्ता, कि हम सही रास्ते से चले, है ना? कभी पहाड़ पर्वत चले हो, नहीं चले हो कभी पहाड़ पे, खास कर ना देखेगा तुमको, अरे वही पहाड़ पे जाना है, ठीक है, एकदम सामने दिखेगा, चले जाओ, नाक के सीधे चलना शुरू कर दो, गोवर्धन जैसा, पता चलेगा कहीं खाई आ गया, कहीं नदी आ गया, कहीं सामने पेड़ आ गया, डूबोगे। पहुंचना गोल पे ही है, लेकिन फॉलो किसको करना है? रास्ते, सही रास्ता फॉलो करो, एक एक स्टेप सही डालो, आराम से पहुंच जाओगे, है ना? लेकिन डायरेक्ट तुम आंसर किसी भी तरह से पता नहीं कहाँ से याद रह गया, दिमाग में रह गया, डायरेक्ट आंसर तक पहुंचने की कोशिश करोगे, बीच में मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है? तो हमारा इंपॉर्टेंट है क्या? प्रोसेस को फॉलो करना, रूल, मैथ के रूल के हिसाब से आगे बढ़ना। अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या होगा? ऊपर वाला देखो, यहाँ पे ब्रैकेट हम लगा दिए किसी तक कंफ्यूजन ना हो, है ना? 3y × 3 क्या हो जाएगा बोलो तो तुम? 9y, ठीक है, ये हो गया 9y, बीच में साइन प्लस 2 × y क्या हो गया? 2y। अब देखो इसी लाइन में नीचे आप जो 12 को उतार, 12 को नीचे उतारने की जरूरत नहीं, इसको क्या करेंगे आप? ट्रांसपोर्ट कर देंगे, किधर? बराबर के उस साइड, ठीक है? तो ये जो है बराबर एक तरह से नदी है, इस पार से उस पार होगा, ठीक है? ये 12 जो है जो बचा हुआ है उसके साथ क्या रिलेशन में था? डिवाइड का। यहाँ पे हम डायरेक्ट 6 को उधर भेज सकते थे, ऊपर में हम चाहते हैं कि डायरेक्ट 6 को डायरेक्ट 4 को भेज सकते थे, नहीं भेज सकते थे, क्योंकि ये जो है ये y के साथ में रिलेशन में है, बाकी के साथ अलग रिलेशन में, है ना? यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, ऐसा कभी गलती नहीं करना, ठीक है? तो यहाँ पे जो है नीचे सिर्फ 6 को, नीचे सिर्फ 4 को नहीं भेज सकते थे, लेकिन यहाँ पे नीचे 12 उसको भेज सकते हैं, क्योंकि वो सारे के साथ में रिलेशन में आ गया। किसका रिलेशन में आ गया? डिवाइड का। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी 22 × 12, है ना? अब एक स्टेप और आ जाते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई के टर्म आ गया, हम बिना मल्टीप्लाई किए हुए इसको लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करने का झंझट में नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेंगे वो आगे बताते हैं। अब देखो ये 9y + 2y क्या हो गया? 11y, इधर जो है 22 × 12 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखो अब y का वैल्यू सिर्फ निकालना है, इधर 22 × 12 पहले से मौजूद है, उसको पहले से रहने देंगे। y इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या गया? डिवाइड हो गया, यानी कि नीचे 11, अब 11 से देखो 22 कट गया दो बार में, इसीलिए हम मल्टीप्लाई नहीं किए थे। मल्टीप्लाई किए होते तो एक बार मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट होता और फिर एक बार डिवाइड करने में टाइम वेस्ट होता। अभी क्या बचा इधर? 2 × 12 कितना आ गया? 20।
आंसर आ गया। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो 12 जहां कहीं भी ऐसा मल्टीप्लाई में आए तो वेट करना है थोड़ा सा, है ना? लास्ट तक लेके जाएंगे, हो सकता है कटिए जाए, है ना? और ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें कि वो कैंसल हो जाएगा एक दूसरे से। इसलिए यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करने के चक्कर में पड़ते तो फिर मल्टीप्लाई करते, और फिर बाद में फिर हमको 11 आता तो फिर डिवाइड करना पड़ता। ये दोनों हमको एक्स्ट्रा टाइम लगाता है, लेता कि नहीं? इसलिए यहाँ पे वेट करते हैं। अब लास्ट में सीधा लाए, अब हमारा y इक्वल टू क्या निकल गया? 24 निकल गया। इसको एक बार चेक भी करते देख सकते हैं हम लोग। अब चेक करना है, कैसे चेक करेंगे? चेक तो LHS लेंगे, हमारा क्या है? 3y/4 प्लस y/6, यही है। 3 इंटू y का वैल्यू 24/4 प्लस यहाँ पे फिर y का वैल्यू 24/6 y। अब देखो, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर नीचे हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते? क्यों काट सकते हैं? क्योंकि ये दोनों के बीच में कहीं भी इस सिर्फ और सिर्फ इस फ्रैक्शन के बीच में कहीं भी जो हमारा प्लस और माइनस नहीं आ रहा। अगर यहाँ 3 इंटू के जगह 3 प्लस रहता तो हम नहीं काट सकते थे। यहाँ पे हम कट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो 4 से देखो तो 24 कट हो गया, कितना बार? 6 बार में। और इधर देखो तो फिर यहाँ 24 सेपरेट हो जाएगा 4 बार में। इधर 6 दिया, क्या बचा? 18 प्लस 4 कितना आ गया? 22। वही हम सोचे क्या है, क्या बोल रहा है? हम इसको RHS के आंसर को मिला रहे हैं ना? जबकि एक्चुअली हमको किसको मिलाना है? LHS और RHS देखना है। यहाँ पे आ गया LHS इक्वल टू RHS, यानी कि हमारा शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से जो है हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। अब अभी तक जितना बताया उससे लगभग तुम्हारा इक्वेशन सॉल्व कर दोगे अगर आइडिया सही रहेगा। अब इसी में कहीं तुमको डेसिमल दे देगा, है ना? कहीं मिक्स फ्रैक्शन हो सकता है, घुसाते चीजें। तो आइडिया यही है, तरीका यही है अपनाना। और कोई प्रॉब्लम अगर दिक्कत आएगा तो हम फिर डील करेंगे, देखेंगे। लेकिन जैसा तुम्हारा बुक में हम देख रहे हैं कि लगभग जो है इसी तरह का प्रॉब्लम है और इसी से सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अब जब आगे फंसोगे तो तुमको हमको पता है जब आएगा लैंग्वेज में, है ना? कोई इक्वेशन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दिखे, है ना, घबराना नहीं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जो रूल है वो फॉलो करना है, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जब लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इस बार हम तय करके बैठे हैं कि लैंग्वेज प्रॉब्लम का हम जो माइंड में समझने का जो दिक्कत है उसको हम दूर करेंगे, है ना? मेंटली तैयार हो उसको। हम हर एक लैंग्वेज प्रॉब्लम को बोर्ड पे लाएंगे। हम सिर्फ एक्सप्लेन करना सिखाएंगे, कैसे क्वेश्चन को पढ़ना, कैसे उसका अंडरस्टैंडिंग बनाना, सॉल्व करने के लिए कैसे हम समझे। हम एक चीज क्लियर देखते हैं कि जब प्रॉब्लम तुम्हारे सामने इस तरह आता है न्यूमरल में, तुम बना लेते हो। लैंग्वेज जैसे ही आता है तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम करता है कि मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, उस लैंग्वेज को कैसे कन्वर्ट करके लिखे हम इक्वेशन में, क्या समझे, उससे आइडिया क्या लगाए, मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, किसको किससे ऐड करना है, किसको किस में डिवाइड करना है, ये सब आइडिया जो नहीं लगता तुम्हें। इसका एकमात्र कारण है वही सेम लैंग्वेज प्रॉब्लम अगर तुमको हिंदी में दिया जाए तो कुछ हद तक तुम कर लोगे, वहां से आइडिया लगेगा। लेकिन जो हमारा बुक है उसको समझने के लिए हम लोग मेहनत करेंगे, आगे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले तो ये जो प्रॉब्लम है, जितना भी इक्वेशन रहेगा तुमको इसको सॉल्व कर लेना है। आगे चल के फिर जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगा। पहले लैंग्वेज प्रॉब्लम को भी ऐसा सेट जो है 4-5 लैंग्वेज प्रॉब्लम को सिर्फ समझना सिखा देंगे और उसको कैसे इक्वेशन में लिखना, फिर वो भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है?